मेरा नाम रुचि है। हम रोज की तरह नाश्ता कर रहे थे कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मीनल, मेरी छोटी बहन थी, डरकर मेरे पीछे छुप गई। तभी आवाज आई, दरवाजा खोलो शालिनी, कुछ बात करनी है। आवाज जितेंद्र की थी, हमारा मकान मालिक। माँ ने कहा, रुचि, मीनल, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खुला और जितेंद्र अंकल सीधे घर के अंदर आ गए थे, जैसे वही मालिक हों। उन्होंने कहा, 2 दिन गुजर गए और तुमने वादा पूरा नहीं किया। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। माँ ने कहा, जितेंद्र भैया, हमने कब इनकार किया है, बस हमें थोड़ा और समय दे दो। मकान मालिक ने सोफे पर बैठते हुए कहा कि देखो शालिनी, तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। सीधी बात है, मैं तुम्हारे हालात भी देख रहा हूँ और तुम्हारी बेटी को भी। तुम्हारी बड़ी बेटी रुचि जवान है, सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है। मैं चाहूँ तो बहुत अच्छा रिश्ता ले लूँ, लेकिन मैं तुम लोगों पर एहसान कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर तो माँ की आंखें फैल गई थीं। माँ ने कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मतलब साफ है, अपनी बेटी रुचि की शादी मेरे साथ कर दो, फिर किराया भूल जाओ। ये घर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारी बेटी मेरी। कमरे में कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। माँ को जैसे शब्द नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भगवान से डरो जितेंद्र भैया, मेरी बेटी की उम्र देखी है। वो हंसने लगा और कहने लगा कि उम्र से क्या होता है, सुविधा की बात है। रुचि को बहुत ऐश दूंगा, बहुत आराम की जिंदगी दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। माँ ने उठकर कहा कि आप हमारे घर से अभी और इसी समय निकल जाओ। एक शरीफ इंसान के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जितेंद्र ने कुर्सी को धकेल कर कहा कि ठीक है, तो 2 दिन का टाइम है तुम लोगों के पास। या तो शादी या फिर मेरा घर खाली कर दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जाते जाते वो दरवाजे पर रुका और मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि सोच लो, सड़क पर रहने से बेहतर है इज्जत से मेरे घर शादी करके आ जाओ। उसके जाने के बाद माँ दीवार के साथ लगकर बैठ गई थी, चुप और हैरान। उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। मैं उनके आगे बढ़ी, उनका हाथ थामा और कहा कि माँ, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, मगर उस दरिंदे से शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे किसी को बेचने के लिए पैदा नहीं किया, तुझे बेचने का सोचना भी नहीं। माँ ने मुझे प्यार किया और कहने लगी कि हम जल्द ही ये मोहल्ला छोड़ देंगे। मैं माँ से अलग हुई और कमरे में जाकर लेट गई थी। मुझे बीता हुआ वो समय याद आने लगा, वो बचपन के खूबसूरत दिन, सुकून भरी यादें। वो वक्त जब पिताजी के किराने की दुकान थी, मोहल्ले की मेन गली में। रोज सुबह पिताजी मुझे प्यार से जगाते थे, कहते थे कि उठ जाओ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पिताजी तुम्हें दूध और पराठे देंगे। वो हंसते हुए मेरे गाल पर प्यार करते थे। मैं उठकर माँ की गोद में बैठ जाती थी और छोटी बहन पिताजी की टांगों से लिपट जाती थी। माँ के हाथ का पराठा, मक्खन लगा हुआ और पिताजी का लाया हुआ दूध, ये छोटी छोटी चीजें मेरे दिल में आज तक ताज़ा हैं। पिताजी कहते थे कि बेटी, तुम पढ़ाई में ध्यान दिया करो, एक दिन तुम बड़ी ऑफिसर बनोगी और तुम्हारे पिता तुम्हें सीट पर बैठा देखेंगे। मैं उनकी बात पर हंसती थी और कहती थी कि पिताजी, मैं ऑफिसर बनकर आपको जेल भेज दूंगी, क्योंकि आप रोज दुकान से टॉफियां चोरी करते हैं। पिताजी हंसते हंसते मुझे प्यार किया करते थे और कहते थे कि तू तो मेरी वकील भी है और जज भी। ये वो दिन थे जब हमारी दुनिया छोटी थी मगर दिल बड़े थे। माँ दाल में पानी डालकर भी मज़ेदार दाल बनाया करती थी और पिताजी दिन भर की थकन के बावजूद भी हमें गोद में उठाकर घर में घुमाते थे। पिताजी ने अपनी मेहनत से हमें हर खुशी देने की कोशिश की थी। एक दिन पिताजी ने अपनी दुकान के बाहर एक नया तख्ता लगाया। मैंने पिताजी से पूछा, ये क्यों लगाया है? उन्होंने कहा था कि तुम बड़ी होकर यहाँ कुछ बेचना चाहो तो तुम्हारी अपनी जगह हो। मुझे लगा था कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी, छोटे छोटे सपने, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अलग ही जमाना था जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी दिल साफ थे। जिंदगी सुकून भरी थी और जितना कुछ भी था वो किसी सल्तनत से कम नहीं था। यही मेरा बचपन था, एक सपना जिसकी हकीकत कुछ और ही लिखी गई थी। एक रात बारिश हो रही थी, मोहल्ले में शोर मचा, दुकानों की कतार में 2-3 ताले टूटे थे और पिताजी की दुकान भी उनमें शामिल थी। पिताजी जो हमेशा खुद को मजबूत रखते थे, उस रात पहली बार बौखला गए थे। कहने लगे कि रुचि, रुचि, मेरी दुकान लूट गई, सब कुछ लूट कर ले गए, चीनी दाल सारा माल ले गए। हम सब माँ के साथ बाहर निकले। दुकान की हालत देखकर दिल दहल गया था। शेल्फ खाली पड़े थे, टूटे हुए ताले और जमीन पर बिखरा हुआ थोड़ा बहुत सामान जो बच गया था। पुलिस वालों ने सिर्फ मामूली सी कार्यवाही की,
कहने लगे कि चोर तो बहुत ही माहिर लगते हैं, सबका ताला एक जैसे तरीके से तोड़ा है। पिताजी ने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर वहां भी सिर्फ तसल्लियां ही मिली। अगले दिन पिताजी ने सारा दिन दुकान की सफाई की, मगर माल कहाँ से आता, पैसे थे नहीं। जो जमा पूंजी थी वो कुछ दिन के गुजारे में खत्म हो गई थी। फिर एक दिन पिताजी खामोशी से बाजार गए। शाम को वापस आए तो हाथ में कुछ थैले थे। मेरे पिताजी नया माल लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कि हाँ बेटी, और नज़र चुराने लगे। कहने लगे कि देखते हैं कैसे बिकता है। हमें नहीं पता था कि वो ब्याज पर पैसा लेकर आए हैं। माँ को बाद में पता चला तो उन्होंने बहुत रोका और कहा कि ब्याज पे पैसे लेने की आपको क्या ज़रूरत थी? मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। पिताजी ने कहा कि बच्चों को भूखा कैसे देखता, जब कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल जाता, यही एक सही रास्ता है। दुकान कुछ दिन तक चली, माल बिकता रहा, लेकिन अब जो पिताजी को देना पड़ता था वो सिर्फ असली रकम नहीं बल्कि दुगना तिगुना था, जो ब्याज के साथ दिया जाता था। पिताजी ने ये बात माँ को बताई कि अब की ब्याज का पैसा बढ़ता जा रहा है। मैं स्कूल से आती तो पिताजी के चेहरे पर गहरी खामोशी और फिक्र होती थी। वो पहले की तरह हंसते नहीं थे। एक दिन दुकान से वापसी पर माँ से कहने लगे कि आज एक आदमी बोला कि या तो सौदा दिया करो या फिर दुकान बेच दो। एक शाम पिताजी ने हमें साथ बिठाया और कहने लगे कि बच्चों, आज से अब ये दुकान तुम्हारी नहीं रही। हमने इस दुकान में बहुत कुछ देखा, लेकिन अब यहाँ कुछ बाकी नहीं। मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। मीनल को शायद इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन मेरे दिल में जैसे कुछ टूट गया था। मैंने दुकान की चाबियां वापस की और फिर पिताजी अगले दिन शहर के दूसरे किनारे पर एक रेस्टोरेंट कंपनी के ऑफिस चले गए। वापस आए तो उनके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था, जिसमें कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर था, साथ में यूनिफॉर्म का थैला था। उन्होंने बताया कि मैंने ड्राइवर की नौकरी कर ली है। मैंने पूछा, पिताजी, आपने तो कहा था कि आप अपना काम कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि बेटी, कभी कभी अपने सपनों को कुर्बान करना पड़ता है ताकि तुम्हारे सपने जिंदा रह सकें। नई नौकरी, नया रूटीन। पिताजी सुबह अंधेरे में चले जाते थे और रात को थके हुए वापस आते थे। पिताजी हमें अपनी नौकरी की बातें बताया करते थे। एक दिन कहने लगे कि आज एक ऑफिसर की फाइल गाड़ी में रह गई थी। उसे मैंने सड़क पर वापस बुलवाया। वो हंसते हुए बताते थे अपनी सारी बातें, मगर माँ जानती थी कि यह हंसी सिर्फ चेहरे तक है। पिताजी का मोबाइल अक्सर बंद होता था और उनकी वापसी का कोई टाइम फिक्स नहीं था। एक दिन वो शाम तक नहीं आए तो माँ का दिल घबरा गया था। मैं दरवाजे पर बैठी थी कि अभी पिताजी आएंगे, लेकिन वो रात को 11 बजे घर लौटे थे। बताने लगे कि टायर पंक्चर हो गया था, मोबाइल की बैटरी भी बंद हो गई थी। उनके कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे, लेकिन वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। माँ ने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से उनका चेहरा साफ किया। माँ ने कहा, ये सब तुम सिर्फ हमारे लिए कर रहे हो। पिताजी को ड्राइविंग की नौकरी करते हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। वो सुबह जल्दी निकल जाते थे और कभी कभी रात को देर से घर आते थे। हम सबको उम्मीद थी कि अब जिंदगी धीरे धीरे वापस अपने कदमों पर आ रही है। एक दिन पिताजी घर लौटे तो उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। माँ ने दरवाजा खोला और कहा कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। पिताजी ने कंधे से बैग उतारा और धीमी आवाज में कहने लगे कि बस आज थोड़ी सी थकन ज्यादा हो गई है। माँ ने खाना निकाला, मगर पिताजी ने मुश्किल से थोड़ा सा ही खाना खाया था। मैंने पिताजी को देखा, उनकी सांस भारी हो रही थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब वो घर से काम के लिए तैयार नहीं हुए, मैंने पूछा, पिताजी, आज छुट्टी है क्या? उन्होंने जवाब दिया, नहीं बेटी, बस थोड़ा सीने में दर्द हो रहा है। शायद मौसम के बदलाव की वजह से ऐसा हो रहा है। मगर उस दिन शाम तक उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। पसीने से उनका शरीर भीग चुका था और उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। माँ घबरा गईं। हम फौरन मोहल्ले के करीबी अस्पताल में ले गए थे। डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया और फौरन एडवाइस दी कि इन्हें शहर की किसी बड़े अस्पताल ले जाएं। ये दिल का मामला लग रहा है। हम भागम भाग एम्बुलेंस का बंदोबस्त करने निकले। वो रात अस्पताल के रास्तों में गुजरी थी। मैंने पहली बार माँ को किसी के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखा था। वो डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पति को बचा लो। पिताजी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अगली सुबह जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो उनके चेहरे पर सीरियसनेस छा गई थी और बताया कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। इनकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी फौरन, वरना खतरा बहुत बढ़ जाएगा। ये सुनकर माँ बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने माँ को संभाला था और जमीन पर बिठा दिया था। डॉक्टर ने खर्च बहुत ज्यादा बताया था, लगभग 5 लाख रुपए का। ये सुनकर तो जैसे किसी ने हमारे दिमाग पर हथौड़ा बरसा दिया हो।
माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग हैं, कोई और इलाज कर दो। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर सर्जरी मुमकिन न हुई तो मरीज की जिंदगी खतरे में है। हमने वो दिन अस्पताल के बाहर बेंच पर गुजार दिया था। माँ खामोश बैठी रही, मैं दाएं बाएं भागती रही। माँ ने एक जानने वाले रिश्तेदार को फोन मिलाया और कहने लगी कि प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। तो फोन पर मौजूद इंसान ने कहा कि बहन, इस समय महंगाई बहुत ज्यादा है, हम कैसे तुम्हारी मदद करें? हाँ, प्रार्थना जरूर करेंगे। पिताजी होश में आए तो माँ ने रो रो कर कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। पिताजी ने धीमी आवाज में कहा कि शालिनी, अगर कुछ नहीं हो सका तो मेरी बेटियों का ख्याल रखना। मैं अस्पताल की दीवार से लगी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं भागकर पिताजी के पास गई और मैंने माँ से कहा कि माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। माँ ने अगले दिन अपने जेवर निकाले जो शादी के समय उनको मिले थे। और ये एक आखिरी चीज बची हुई है बेटी। माँ ने कहा कि ये जरूर काम आ जाएंगे। हमने सुनार के पास जाकर वो जेवर बेच दिए थे। मुश्किल से 80,000 रुपए जमा हो सके थे। फिर मेरा एक पुराना दोस्त मिला जिसने 30,000 रुपए मुझे कर्ज के तौर पर दे दिए थे, मगर शर्त ये थी कि 1 महीने में वापस करने होंगे। हमारे पास 1,10,000 रुपए हो चुके थे, लेकिन ये रकम अभी बहुत कम थी। माँ ने कहा कि अब ऊपर वाला ही हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। अस्पताल में दिन रात गुजरते गए। एक दिन पिताजी को दोबारा से दर्द हुआ और दौड़कर नर्स ने इंजेक्शन दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये दूसरा अटैक हो सकता है, सर्जरी बहुत जरूरी है। वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। थोड़े पैसे हाथ में थे और बाकी मांगने की उम्मीद, और सामने पिताजी बेहोश पड़े थे। माँ की एक पुरानी सहेली जो हमारे मोहल्ले में रहती थी, राखी आंटी, आई और माँ को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि बहन, तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है, ये 10,000 रुपये रख लो और अगर किसी अमीर के आगे भी झुकना पड़े तो झुक जाना, क्योंकि तुम्हारे पति की जिंदगी बच जाएगी। माँ ने कहा, झुकने से अगर मेरे पति की जान बच जाएगी तो मैं हाथ भी जोड़ लूंगी। फिर मेरी माँ अलग अलग जगह पर गई, बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, मगर हर तरफ से एक ही जवाब मिला कि अफसोस, हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार ऑपरेशन के दिन तक पैसे पूरे नहीं हो सके थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया था और अगली सुबह वही हुआ जिसका हमें डर था। पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और नर्स डॉक्टर सब दौड़े, मगर पिताजी का दिल बंद हो चुका था। डॉक्टर बाहर आए और मामूली से शब्दों में कहने लगे कि आई एम सॉरी। ये सुनकर मैं जमीन में बैठ गई थी। माँ चिल्ला उठी थी और मीनल चीखने लगी। अस्पताल की दीवारों ने हमारी आवाजें सुनी, मगर कोई जवाब नहीं आया। अब हम 3 रह गए थे, मैं, माँ और मीनल। एक कमरे में पड़ी पिताजी की खामोश लाश। उस दिन मेरे बचपन का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया था। अस्पताल से पिताजी का शरीर घर लाया गया था, लेकिन वो पिताजी नहीं थे जो शाम को टिफिन के साथ खांसते हुए आते थे। बाहर आंगन में पिताजी माँ के साथ बैठकर चाय पीती थी। उसी जगह पर उनका शव रखा हुआ था। मोहल्ले के कुछ आदमी, जिनके हम नाम भी नहीं जानते थे, आगे पीछे होकर मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मोहल्ले की औरतें हमारे साथ दुख बांटने के लिए आई थीं, लेकिन हमारे रिश्तेदारों में से कोई नहीं आया था। न मेरे मामा जी, न मेरी मासी और न ही मेरे पिताजी का कोई रिश्तेदार आया था। हम वहीं आंगन में बैठकर रोते रहे थे। मीनल माँ की गोद में थी और माँ आंसू बहा रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनके चेहरे पर सिर्फ एक खालीपन था। पिताजी का अंतिम संस्कार होने के बाद सब लोग चुपचाप चले गए थे। घर में सिर्फ माँ की सिसकियां और छोटी बहन के सवाल बाकी रह गए थे। उसने कहा, दीदी, पिताजी वापस कब आएंगे? मैंने कहा, अब कभी पिताजी वापस नहीं आएंगे मीनल, वो अब हमसे बहुत दूर चले गए हैं। अब जैसे हमारी जिंदगी रुक गई थी। अगले दिन माँ कहने लगी कि बेटी, ये कपड़े लेकर पड़ोस के घर चलो। वो कह रही थी कि कुछ काम है। मैं हैरान हुई। मैंने कहा, माँ, क्या अब आप काम करोगी? उन्होंने कहा कि हाँ, अब तुम्हारे पिता नहीं रहे। अगर मैं भी कोई काम नहीं करूंगी तो तुम लोगों को खाना कौन देगा? बिजली का बिल और घर में राशन कौन भरेगा? अगले दिन माँ पड़ोस की सुनीता आंटी के यहाँ बर्तन मांजने के लिए चली गई थी। उनके हाथों की लकीरें दिन ब दिन गहरी हो रही थी। माँ रोज दोपहर को पसीने में भीगी हुई वापस आती थी और शाम को थोड़े से पैसे हमारे हाथ में थमा देती थी। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। हाई स्कूल के एग्जाम्स दे दिए थे, रिजल्ट अभी नहीं आया था, मगर दिमाग से पढ़ाई का ख्याल भी निकल गया था। माँ को घर से निकलते हुए देखकर दिल दुखता था और मैं साथ साथ छोटे मोटे कामों की तलाश में निकल जाती थी। कभी किसी बच्चे को पढ़ाने की बात चलती, कभी सिलाई सीखने का इरादा बनता, मगर हर दरवाजे पर एक नया इनकार खड़ा हुआ था कि तुम्हारी उम्र कम है, घर का काम करो, ये बाहर का जमाना ठीक नहीं है।
एक औरत ने तो सीधा ही जवाब दे दिया था। मैंने उनके सामने सर झुका लिया था और वापस आकर माँ से कुछ नहीं कहा। मोहल्ले के लोग हमसे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। कुछ तरस खाते थे, कुछ नजर चुराते थे। एक दिन दो लड़कियां रास्ते में मुझे देखकर कहने लगी कि ये वही है ना, इसके पिता मर गए हैं, अब ये स्कूल भी जाना छोड़ देगी। मैंने सुना लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे अब ऐसे शब्दों की आदत हो चुकी थी। कभी शाम को मोहल्ले के बाहर पकोड़े वाले के पास जाकर बैठ जाती। वो मेरे पिताजी को बहुत अच्छे से जानता था। वो कहते थे कि बेटी, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, हमारा पूरा हिसाब देते थे। मैंने पूछा क्या मेरे पिताजी ने किसी से कर्ज लिया था? उन्होंने कहा कि नहीं, कभी नहीं, उल्टा कई बार लोगों को ब्याज का पैसा लेने से बचाया था। तब मेरे दिल में अपने पिताजी के लिए गर्व और भी बढ़ गया था, और यही गर्व मुझे हर रात रोने से रोक देता था। मिनल दिन ब दिन चुप होती जा रही थी। अब वो न ज्यादा खेलती थी, न गुड़िया से बात करती थी। एक दिन मैंने पूछा क्या बात है, तुम किसी से बात क्यों नहीं करती? उसने धीरे से कहा कि पिताजी चले गए तो बात किससे करूं। माँ ने उस रात बहुत देर तक मुझे गोद में बिठाकर मेरे बाल सहलाए थे और कहने लगी कि रुचि, तुम्हें माँ भी बनना है, बहन भी बनना है और खुद का रखवाला भी बनना है। वक्त कठिन है, लेकिन तुम मेरी हिम्मत हो। ये सब सुनकर मैंने खुद को समझाया था कि अब मैं रुचि नहीं बल्कि अपने पिता की छाँव हूँ, वो साया जिसको अब खुद साया देने का टाइम आ गया। और इसी रात मैंने अपने स्कूल के बैग को अलमारी के अंदर रख दिया था, वही बैग जो एक समय में पिताजी अपने हाथों से साफ किया करते थे। अब जिंदगी नए रास्ते पर थी, बिना किसी सहारे के। बस एक सफर था जो शुरू हो चुका था। पिताजी के जाने के बाद माँ का हर दिन मेहनत और खामोशी में गुजरता था। मोहल्ले के कई घरों में काम मिल गया था, कहीं झाड़ू पोछा करने का, कहीं बर्तन धोने का, तो कहीं कपड़े धोने का। वो 7 बजे तक घर से निकल जाती थी और दोपहर को वापस आती थी। हर दिन उनके हाथ ज्यादा से ज्यादा जख्मी होते थे और पीठ ज्यादा झुकी हुई होती थी। एक दिन माँ ने वापस आकर पुराना सा रुमाल निकाला जिसमें कुछ सिक्के और नोट बंधे हुए थे। उसे गिनते हुए कहने लगी कि आज देवयानी भाभी ने थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए। कह रही थी कि कपड़े धोने के बाद उनका बेटा पहली बार सफेद कमीज में नजर आया था। मैंने और मीनल ने माँ के बाल ठीक किए और माँ के हाथ से पैसे लेकर अलमारी में रख दिए थे। हम हर दिन 2 टाइम की रोटी का हिसाब करके चलते थे, कभी चावल, कभी आलू और अक्सर दाल खाते थे। माँ खुद से ज्यादा खाना नहीं खाती थी, कहती थी कि तुम दोनों खा लो। पिछले हफ्ते माँ बीमार हो गई, बुखार में तपी हुई थी, लेकिन सुबह उठकर भी जाने की तैयारी करने लगी। मैंने कहा माँ आप मत जाओ, आज मैं चली जाती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, वहाँ के लोग नए हैं, तुम्हें नहीं जानते। मैं अगर एक दिन नहीं गई तो वो काम किसी और को दे देंगे। उनकी बात सुनकर दिल बोझल हो गया था। मैंने चुपचाप पानी का जग उनके पास रख दिया था और एकदम उनके पैर दबाने लगी। इसी हफ्ते हम एक पुराने मोहल्ले के दुकान वाले के पास गए। पिताजी के वक्त से हमारा उधार चल रहा था। वो इंसान जो पिताजी को इज्जत देता था, अब हमें देखकर नाक चढ़ा लिया करता था। माँ से कहता था कि शालिनी बहन, अब तो 3 हफ्ते हो गए हैं, कुछ हिसाब चुका दो। माँ ने कहा मैं आज काम से पैसे लेकर आती हूँ, कुछ दे दूंगी। उसने जवाब दिया कि देख लेना, अगली बार आई तो बिना पैसे के सामान नहीं दूंगा। हम घर वापस आए तो मीनल ने कहा कि आप दोनों बाहर क्यों इतना दबकर बात करती हो। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और कहने लगी कि बेटी, गरीब की आवाज़ ऊंची हो तो बदतमीजी कहलाई जाती है। एक दिन मैंने घर के कोने में पुरानी सिलाई मशीन देखी जो शायद पिताजी ने कभी किसी से खरीद ली थी। मैंने माँ से कहा कि ठीक हो सकती है। माँ कहने लगी कि हाँ, अगर इसमें तेल डाल दो तो शायद ठीक हो जाएगी, मगर धागा और कपड़ा कहाँ से लाओगी? मैंने अगले दिन माँ के साथ एक घर में जाकर पूछा, अगर पुराने कपड़े हों तो मुझे दे देना, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कुछ कटे फटे कपड़े दे दिए थे। मैंने उन्हीं से 2 छोटे छोटे फ्रॉक बना लिए थे। माँ ने देखा तो कहने लगी कि तुम तो मेरी माँ जैसी बन गई हो। मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही थी। कपड़े सिलती तो कहीं से टेढ़े मेढ़े सिल जाते थे, लेकिन मैं ठीक करने बैठ जाती थी। दिन भर छोटे छोटे कामों में बिजी रहती थी और अपनी बहन को देखने के लिए निकल जाती थी। मोहल्ले के बच्चे अब हमें अजीब नज़रों से देखते थे। जो लड़कियां पहले हमारे साथ स्कूल जाती थी, अब वो रास्ता बदल लेती थी। एक बार एक लड़की ने हंसते हुए कहा कि क्या करेगी, नौकरी या झाड़ू पोछा करेगी। मैंने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा और चुपचाप आगे बढ़ गई। माँ ने कहा था कि देखने वाले बहुत होंगे, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। मोहल्ले के कोने में एक बड़ी उम्र की औरत रहती थी, अवंतिका काकी।
उनके घर मेरी माँ काम करती थी। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगी कि चलो, मैं तुम्हें सिलाई सिखाती हूँ। शादी से पहले भी मैं कई सारी लड़कियों को सिलाई सिखाया करती थी। उनके साथ बैठकर मैंने कटिंग और सिलाई सीखनी शुरू कर दी थी। वो सख्त शब्दों में कहती थी कि अगर कपड़ा खराब हो गया तो कीमत अपने घर से लेकर आना। माँ के पास तो पहले ही कीमत कम है, अब बेटी भी मांगेगी। जिंदगी में अब 2 वक्त की रोटी ही नहीं, इज्जत बचाना भी मुश्किल होता जा रहा था। कभी पानी भी वक्त पर नहीं आता था तो मैं सुबह 5 बजे ही बाल्टी लेकर बाहर खड़ी हो जाती थी। तभी लाइन लंबी होती थी, कभी लोग आगे निकलने की कोशिश करते थे। ऐसे में माँ की सांस फूलने लगी थी। मैंने उन्हें कहा कि माँ, डॉक्टर के पास चलो। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को क्या दिखाऊं? वो कहेगा आराम करो, और आराम का मतलब है भूख। मैंने तब तय कर लिया था कि अब मोहल्ले के घरों में खुद जाकर मैं काम मांगूंगी। मैंने अगले दिन माँ से मना करने के बावजूद खुद 2 घरों में दस्तक दी। उनसे कहा कि मैं सफाई कर लूंगी, बर्तन भी धो सकती हूँ, और अगर बच्चों को पढ़ाना हो तो वो भी कर सकती हूँ। एक घर ने इनकार कर दिया, दूसरे ने कहा कि देखेंगे, पहले हफ्ते आजमाएंगे। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन मेरे लिए बड़ा फैसला था। मीनल मेरे साथ खड़ी हुई थी और माँ थकन के बावजूद भी दरवाजे से हमें आशीर्वाद देती थी और नजरों से देख रही होती थी। अब जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन हम हाथ नहीं फैलाना चाहते थे। हमने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का इरादा कर लिया था, और शायद यही वो लम्हा था जहां बेटी माँ के बराबर आकर खड़ी हो गई थी। हम किराए के जिस मकान में रह रहे थे वो गली के आखिरी कोने पर था। छत पर पानी टपकता था और दीवारों से नमी घिस चुकी थी, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पिताजी के जाने के बाद किराया देना मुश्किल होता जा रहा था। 2 महीने से मकान मालिक ने कह दिया था कि पैसे चाहिए। माँ ने कई बार मोहल्ले के चौक पर ठेले वालों से कुछ पैसे मांगे थे। कुछ ने टाल दिया था, कुछ ने थोड़े बहुत पैसे दे दिए थे। मगर 400 या 500 रुपए काफी होते तो जितेंद्र अंकल, जिसके नाम पर यह मकान था, वो रोज आकर दरवाजे पर खड़ा न होता। वो हमारे दरवाजे पर आता था, पहले नमस्ते करके हालचाल पूछता था, फिर किराए का सवाल करता था। माँ से कहता था कि देखो शालिनी बहन, मैं तो मोहल्ले का शरीफ इंसान हूँ, लेकिन किराया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। माँ हाथ जोड़कर कहती कि जितेंद्र भैया, 2 दिन और दे दो, मैं काम करके कुछ पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। वो आह भर के कहता था कि अच्छा, पर अगली बार मैं नहीं मानूंगा। शुरू में वो सिर्फ माँ से बात करता था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी नजरें कुछ और ही कहने लगी थी। एक दिन दरवाजा मैंने खोला था, वो सामने खड़ा हुआ था। उसके हाथ में छोटा सा पैकेट था जिसमें शायद तंबाकू रखी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि रुचि, तुम्हारी माँ कहाँ है? घर पर नहीं है क्या? मैंने कहा कि नहीं, वो काम पर गई हुई है। उसने इधर उधर देखा, फिर कहने लगा कि कितनी बार आता हूँ तुम्हारे यहाँ, कभी तुमने चाय पानी का नहीं पूछा? मैंने दरवाजा बंद करना चाहा और कहा कि माँ नहीं है, आप बाद में आ जाना। उसने धीरे से दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अरे रुचि, बात तो सुनो। मैं पीछे हटी और कहा कि अंकल, अभी आप चले जाइए, माँ आ जाएंगी तो आप खुद बात कर लेना। वो चुपचाप पलटकर चला गया था, लेकिन जाते जाते मुझ पर ऐसी नजर डाली थी जैसे कुछ सोच कर गया हो। उसी शाम माँ वापस आई तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। कुछ देर वो खामोश रही, फिर कहने लगी कि अगली बार वो आए तो तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आकर खुद देख लूंगी। अगले दिन जब जितेंद्र अंकल फिर आ गए तो माँ घर पर ही थी। उसने आवाज लगाकर कहा कि शालिनी, एक तो तुम लोगों ने किराया देना बंद कर दिया, ऊपर से दरवाजा भी बंद कर लेते हो। ये घर तुम्हारे बाप का है क्या? माँ कहने लगी कि जितेंद्र भैया, इज्जत से बात करो। हमने कहा है ना कि हमें थोड़ा टाइम दो, हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। वो अजीब से अंदाज में हंसने लगा और कहने लगा, वक्त ही तो दे रहा हूँ, तभी तो अब तक तुम लोग यहाँ हो, वरना तुम्हारा सामान कब का फेंक चुका होता। फिर उसने धीमे शब्दों में कहा कि चलो, आज चाय तो पिला दो, इतने दिनों के बाद आया हूँ। माँ ने मुझसे कहा कि चाय बना दो। मैंने चाय का कप उसके हाथ में दिया। उसने जानबूझकर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। कहने लगा कि चाय के साथ मुस्कुराहट भी दो रुचि। मैंने कहा कि ये भी कोई तरीका होता है बात करने का, और इतना कहकर मैं पीछे हट गई थी। दरवाजा बंद कर दिया। माँ ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा बस हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। माँ कुछ देर खामोश रही, फिर साड़ी का पल्लू अपने सर पर रखकर घर से बाहर निकली और जितेंद्र अंकल से कहने लगी कि जितेंद्र भैया, मेरी बेटी जवान है, ऐसी बातें मत करो, हम पहले ही मुसीबत में हैं। वो कहने लगा तो किराया भी दे दो, मैं भी देखता हूँ कि कितनी इज्जत बाकी है तुम लोगों में। उसके शब्द गली के नुक्कड़ पर खड़े 2 लोगों ने भी सुन लिए थे।
वो हंसने लगे। मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया था और उन्हें अंदर ले गई थी। माँ कहने लगी कि ऊपर वाला हम पर रहम करे, किसी तरह ये हम घर छोड़ सके। उसी रात माँ ने कहा कि रुचि, कुछ पैसे जोड़ने हैं, अगले हफ्ते तक किसी और जगह का बंदोबस्त करना होगा। मगर शहर में किराया इतना ज्यादा था कि जहाँ कम कीमत में मकान नहीं मिलता, वहाँ तो जगह छोटी होती है या मोहल्ला ठीक नहीं होता। एक पुराना जानने वाला मिला, उसने कहा कि मेहनत करो, बस 2 महीने का एडवांस जमा हो जाए तो कमरा मिल सकता है। मैंने माँ से कहा मैं मोहल्ले के 2 घरों में बर्तन मांजने की बात करती हूँ, पैसे जोड़ लेते हैं। मगर अगले दिन जितेंद्र फिर से आ गया था। कहने लगा कि आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर 2 दिन में किराया नहीं दिया तो तुम दोनों माँ बेटी को लेकर सड़क पर छोड़ दूंगा। माँ ने कहा कि ऊपर वाले से डरो जितेंद्र भैया, औरतों पर रहम करो। वो हंसा और कहने लगा कि रहम रहम का जमाना तो चला गया शालिनी, अब तो सौदे होते हैं। फिर वो दरवाजे से झुककर अंदर झांकने लगा और कहने लगा, रुचि, तुम तो समझदार हो, अपनी माँ को समझाओ। मैंने ऊंची आवाज में कहा कि निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको बुला लूंगी। उसके जाने के बाद माँ ने कहा कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी को बताना चाहिए। मैंने कहा माँ, हम जरूर बताएंगे, पर जब हमारे पास रहने को कोई और जगह होगी, अभी तो वो हमें सड़क पर ला सकता है। हम दोनों ने वो रात जागकर गुजार दी थी। हर आहट पर चौकन्ने हो जाते थे, हर कदम पर दिल धड़कने लग जाता था। मोहल्ले के खामोश लोग अंधेरे में छुपे तमाशा बने और दरवाजे पर रोज आने वाला साया, ये सब एक ही कहानी सुना रहे थे। कमजोर की इज्जत ताकतवर के रहम पर है। 2 दिन गुजर चुके थे। जितेंद्र अंकल ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वो रोज आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, बात नहीं सुनता था, सिर्फ एक ही बात दोहराता था, अब आखिरी टाइम है, या तो किराया दो या फिर निकल जाओ मेरे घर से, घर खाली कर दो। उस शाम जब माँ घर पर लौटी तो उनके पैर में सूजन थी और कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि माँ, आज आप आराम करो, कल सुबह काम पर मैं आपके साथ चलूंगी। उन्होंने बैठते हुए जवाब दिया कि कल किसी नए घर की तलाश में चलेंगे, इस माहौल में रहना बर्दाश्त नहीं होता। मगर अगली सुबह हालात कुछ और लेकर आए थे। मकान मालिक आया और मुझसे शादी करने का फैसला सुनाकर चला गया। उसी रात हमने गली के 1-2 घरों में पनाह मांगने की कोशिश की, तो किसी ने साफ इनकार कर दिया, तो किसी ने कहा कि हम नहीं चाहते हमारी जितेंद्र से दुश्मनी हो, माफ कर दो। जितेंद्र सुबह सवेरे आ गया था, दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा और कहने लगा कि देखो शालिनी, मेरी बात मान लो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। माँ दरवाजे पर आई और कहने लगी कि हमने जवाब दे दिया है। उसने कहा कि अच्छा तो फिर सुनो, कल शाम तक घर खाली कर दो, वरना सामान बाहर फेंक दूंगा। उस दिन माँ ने किसी से कुछ नहीं कहा था, खामोशी से अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और बाहर बैठ गए। मीनल उनकी गोद में सर रखकर सो गई थी और मैं अंदर बैठकर सोचती रही कि क्या सच में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने माँ से पूछा, अगर मैं पढ़ती रहती या आप बीमार ना होती तो हम आज इस हाल में होते। माँ ने कहा, मगर अब ये सब सोचना बेकार है, जो हो गया अब सिर्फ आगे देखना है। उस रात हमारे घर में खाना नहीं बना था, चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था, जैसे दिल धड़कना बंद हो गया हो। वो रात अजीब सी बेचैनी के साथ गुजरी थी। माँ सारी रात कमरे के कोने में बैठी रही थी, मीनल जमीन पर सोई रही और मैं चुपचाप छत की तरफ देखती रही, जैसे जवाब वहां से आना हो। दरवाजे पर ताला नहीं था, बस एक ईंट रखी हुई थी। नींद तो आनी ही नहीं थी, दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, या तो शादी कर लो या फिर घर खाली कर दो। सुबह हुई तो मोहल्ले की औरतें अपने अपने कामों में लग गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हमें देखकर कुछ नजरें चुरा लेती थी, तो कोई चेहरा वो नहीं था जो कल की बात को बुरा समझता हो। माँ चुपचाप चूल्हे पर बैठी थी, पर उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, कुछ खाएंगी? उन्होंने सर हिला दिया और कहने लगी कि पेट का क्या है, इधर खाओ, इधर खाली लगता है, और जो खाली हो तो दर्द करता है। मैंने मीनल के बाल बनाए, फिर वही पुराना यूनिफॉर्म निकाला जो अब कभी स्कूल के लिए नहीं पहना गया था। मैंने बस इसी तरह उसे फोल्ड करके रख दिया था, जैसे कोई यादगार हो। दोपहर को जितेंद्र अंकल दोबारा आ गए। इस बार उसके साथ एक और आदमी था, शायद किराए के गवाह का मालिक या फिर जितेंद्र का कोई साथी। उसने आवाज लगाई, कहने लगा, शालिनी, ये सुभाष जी हैं, मेरे कागजों के मामलात देखते हैं, हमें आज आखिरी फैसला करना है। माँ ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की और कहा कि जितेंद्र भैया, बस कुछ दिन और दे दो। उसने गुस्से से कहा कि नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम लोगों को, या तो शादी करो या फिर घर खाली करो।
मैंने माँ का कांपता हुआ हाथ देखा था और उनकी आंखें जो सारी रात जागने के बाद बुझ चुकी थी, वो भी मैं देख चुकी थी। फिर मैंने मीनल को देखा जो चुपचाप दीवार के साथ बैठी हुई थी। उसी लम्हे मैंने वो फैसला किया जो शायद किसी को नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है। मेरी आवाज़ साफ थी लेकिन दिल धड़क रहा था। मैंने कहा ठीक है अंकल, अगर आप यही चाहते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात से जैसे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे कोई सौदा तय हो गया हो। उसने कहा कि शाबाश रुचि, तुमने तो बहुत समझदारी दिखाई है। माँ एकदम मेरी तरफ पलटी और कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा माँ, आपकी छत के लिए और मीनल के सुकून के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। माँ कहने लगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने कहा माँ, अब कुछ भी करने को नहीं बचा। जितेंद्र ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और कहने लगा कि कल शादी होगी, पास वाले मंदिर में आ जाना। मैं भी वहां बारात लेकर पहुंच जाऊंगा। तुम सब तैयार रहना। फिर वो उठा और जाते जाते कहने लगा कि अब मुझे अंकल मत बुलाना, कल के बाद रिश्ता बदल जाएगा। माँ तो जमीन पर बैठ गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि ये तुमने क्या कर दिया रुचि, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा माँ, जिंदगी तो पहले ही छिन चुकी है, अब तो सिर्फ हालात बचाने हैं। मैंने मीनल को अपने सीने से लगा लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो सब कुछ समझ गई थी। उस रात माँ ने बहुत कुछ कहना चाहा और शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मैंने उनका सर अपनी गोद में रखा और कहा कि बस एक बार ये तूफान गुजर जाए, फिर कुछ और सोचेंगे। अगले दिन सुबह के समय जितेंद्र हमारे घर आया और कहने लगा कि शादी के कपड़े लाया हूँ, दोपहर तक का मुहूर्त है, मंदिर में पहुंच जाना। शादी का लहंगा था लाल रंग का, जिस पर थोड़ी सी गोल्डन कढ़ाई हो रखी थी, और एक चूड़ी का डब्बा था। नकली चूड़ियां मुझे दिखाते हुए कहने लगा कि ये पहन लेना, पहले से ही तैयार होकर मंदिर में आ जाना, टाइम बर्बाद मत करना। मैंने दोपहर के समय कपड़े पहने और तैयार होकर माँ और मीनल के साथ मंदिर चलने की तैयारी कर रही थी। माँ बस खामोश थी। उनके चेहरे पर वो माँ नहीं थी जो अपनी बेटी की शादी पर खुश होती है। वो एक हारी हुई औरत थी जिसे अपने घर का दर खुला रखने के लिए बेटी कुर्बान करनी पड़ी। मैंने वो कपड़े पहन लिए थे। मेरे लिए वो कपड़े दुल्हन का जोड़ा नहीं था, बल्कि एक कफन था। मैं आईने के सामने खड़ी हुई। मेरे चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होती है, बस एक सन्नाटा था। हम लोग मंदिर पहुंचे। जितेंद्र भी पहुंच गया था। माँ और मिन्नल चुपचाप एक तरफ खड़ी थी, लेकिन जुबान खामोश थी। मैं दुल्हन बनी तैयार बैठी थी। पंडित जी ने अग्नि की तैयारी शुरू कर दी थी। मीनल के हाथ में गुड़िया थी, मगर वो बहुत डरी हुई थी, जैसे वो भी जान चुकी थी कि कुछ गलत होने वाला है। अभी पंडित जी मंत्र पढ़ने ही वाले थे कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारी आया, फटे पुराने कपड़ों में, मेले कपड़े पहने हुए। उसके हाथ में एक कटोरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ सेकंड तक वो मुझे खामोशी से देखता रहा, फिर धीरे धीरे चलते हुए मेरी तरफ आया और कहने लगा, मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। मैं कुछ लम्हे उसे घूरती रही। ये बात और इस समय इस अंदाज में सुनकर मुझे लगा जैसे कोई मजाक हो रहा है। क्या कहा तुमने? उसने कहा कि हाँ हाँ, मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैं खामोश रही, लेकिन मुझसे पहले ही जितेंद्र बोलने लगा और कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी होने वाली पत्नी से इस तरह से बात करे। इसकी शादी मेरे साथ होने वाली है। मैंने गुस्से से कहा कि यहाँ शादी हो रही है, मजाक नहीं। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। तुम जैसे भिखारी अपनी हद में रहो, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात से जितेंद्र भी खुश हुआ था और खामोश हो गया था। वहां पर मौजूद सारे लोग उसे देखते रह गए थे। मैंने कहा कि शायद कोई पागल है, अजीब सी बातें कर रहा था। भिखारी वहां से पलटकर चला गया था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए थे और मैंने सर झुका लिया था। हाथों की चूड़ियां बार बार घुमाना शुरू कर दी थी। माँ ने मेरे करीब आकर कहा, अगर आज तुमने इसकी बात ना मानी होती तो शायद हम सड़क पर होते, पर बेटी ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरी शादी हो रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने भिखारी का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था जो बाकी सबसे बहुत अलग था। ऐसा सुकून मैंने जितेंद्र के चेहरे पर भी नहीं देखा था। अभी शादी की रस्में हो ही रही थी कि अचानक मंदिर में एक लड़का दाखिल हुआ। शायद जितेंद्र का कोई रिश्तेदार था। वो जाकर वहीं पर बैठ गया था, मेरे ही बराबर में। मेरी छोटी बहन बैठी हुई थी, उसका हाथ मेरी गोद में था और मेरे कानों में भिखारी की आवाज़ गूंज रही थी कि मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। मंगलसूत्र पहनाने का समय आया तो माँ ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली।
जितेंद्र धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ा रहा था, तभी अचानक गाड़ियों के जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आई। सब लोगों ने हैरानी से मंदिर के कपाट की तरफ देखा। फिर वही भिखारी अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अब वो भिखारी नहीं लग रहा था। उसके कपड़े बदल चुके थे। वो ब्लैक कलर का थ्री पीस पहना हुआ था, आंखों पर काला चश्मा था, साथ में 3-4 बॉडीगार्ड भी थे। उसने कहा कि रुक जाओ पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। उसकी आवाज गूंजी, सबने पीछे मुड़कर देखा। जितेंद्र गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा कि कौन हो तुम और किस हक से मेरी शादी रोकने की कोशिश कर रहे हो। वो भिखारी जो अब एक अलग इंसान बन चुका था, आगे बढ़कर कहने लगा कि मैं यहाँ भिखारी के रूप में आया था, लेकिन अब अपना असली चेहरा लेकर आया हूँ। इस लड़की से शादी मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं कर सकता। मैं खड़ी हो गई थी। मैंने कहा तुम तो भिखारी थे। वो मुस्कुराया और कहने लगा भिखारी था, मगर सिर्फ आजमाइश के लिए। आज हकीकत बताने आया हूँ। जितेंद्र ने चिल्लाकर कहा कि मेरी होने वाली पत्नी है ये, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? उसने कहा कि ये किसी की मजबूरी का सौदा नहीं, ये मेरी मोहब्बत है और मैं इसके पिता का पुराना जानने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देख रहे थे। मोहल्ले वाले भी मंदिर में इकट्ठे हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब आखिर हुआ क्या है। वही भिखारी जो थोड़ी देर पहले एक लाइन बोल कर गया था, आज अचानक एक पूरा बदला हुआ इंसान बनकर सामने आया था। थ्री पीस सूट पहने हुए, काला चश्मा लगाए हुए और अंदाज ऐसा कि जितेंद्र जैसे लोग भी एक लम्हे के लिए पीछे हट गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने बंद कर दिए थे और एक तरफ को हो गए। मोहल्ले के कुछ लोग दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुके थे। उन सब की आंखों में हैरानी थी, जैसे उन्हें कोई फिल्मी नजारा दिखाई दे रहा हो। जितेंद्र ने आगे बढ़कर इस जवान लड़के का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की और कहने लगा कि तू होता कौन है? तू आखिर खुद को क्या समझता है कि तू खुद ये शादी करेगा? वो लड़का हंसने लगा और कहने लगा कि नहीं, और सर उठाकर उसे देखने लगा। उसने कहा कि हाथ उठाओ। जिस दिन इंसान कमजोर पर जुल्म करता है, उस दिन उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। मैं एक तरफ बैठी लाल जोड़े में सब कुछ देख रही थी। माँ मेरे करीब आई और कहने लगी कि रुचि, सब कुछ समझ आ रहा है तुझे? ये क्या हो रहा है? मैंने कहा नहीं माँ, सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो भिखारी नहीं था और जो कुछ हो रहा है शायद ठीक हो रहा है। जितेंद्र ने उसे धमकी दी और कहने लगा कि मैं इस इलाके का मालिक हूँ, मेरे फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। उस जवान लड़के ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और कहने लगा, ये मकान अब मेरे कब्जे में है। ये देखो सारे कागजात। मैंने कल ही तुम्हारा घर खरीद लिया है, तुम्हारे भाई से जो लंदन में रहता है। ये सुनकर तो जितेंद्र के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया था। उसने कहा कि तू झूठ बोल रहा है। जवान लड़का कहने लगा, जाकर रजिस्ट्री चेक करवा लो, फाइल नंबर 417 भी। मोहल्ले वालों ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर खामोशी छा गई थी। अब वो सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं थे, वो जान चुके थे कि असली ताकत किसके पास है। जितेंद्र ने एक आखिरी कोशिश की और कहने लगा, रुचि तुम बताओ, तुम तो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो ना? मैंने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर कहा कि हाँ तैयार थी, लेकिन मजबूरी में। तुमने हमें बहुत तंग किया, धमकाया, घर से निकालने की धमकी दी, इसलिए हाँ की थी। वो कहने लगा कि ये सब झूठ है, मैंने सिर्फ सहारा देने की बात की थी। इस जवान लड़के ने आगे कदम बढ़ाए और कहने लगा कि मेरा नाम रोहन शर्मा है, शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक हूँ और मैं किसी मजबूरी की शादी होने नहीं दूंगा। पंडित जी कहने लगे कि शादी की रस्मों को अंजाम दिया जा चुका है, दुल्हन के कपड़े भी पहन लिए हैं। रोहन ने कहा, लेकिन लड़की तैयार नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। ऐसी शादी मैं नहीं मानता। मैंने सर हिला दिया और कहा कि हाँ, मैंने जुबान से हाँ कहा था, लेकिन दिल से नहीं कहा था। मोहल्ले के कुछ लोग आगे बढ़े और कहने लगे, सच में अगर इस लड़की की मजबूरी थी तो ये शादी नहीं हो सकती। जितेंद्र चिल्ला पड़ा और कहने लगा, ये सब साजिश है मेरे खिलाफ, मुझे बेइज्जत करने की। रोहन ने अब सीरियस शब्दों में कहा, अगर तुमने दोबारा किसी भी औरत को मजबूर किया तो याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। तुम जैसे लोग कानून से बच सकते हैं, लेकिन वक्त से नहीं। रोहन के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बल्कि सुकून था। मोहल्ले वाले भी अब पूरी तरह से खुश नजर आ रहे थे। हर एक के चेहरे पर सवाल था कि ये नौजवान लड़का है कौन और क्यों इसने एक मामूली सी लड़की को शादी से रोका। मुझे दोबारा से अग्नि के सामने बैठा दिया गया था। मैंने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब ये कपड़े मेरे लिए बोझ नहीं थे। मीनल मेरे बराबर में आकर बैठ गई थी और माँ एक कोने पर खड़ी हो गई थी। रोहन मेरे बराबर में बैठ गया और उसने कहा कि मुझे बताने दो कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्यों आया हूँ।
मोहल्ले की एक औरत कहने लगी कि बताओ बेटा, हमें भी समझाओ, तुम्हारा उनके साथ ऐसा क्या संबंध है जो तुमने ये सब कुछ कर दिया। रोहन ने सीधा मुझे देखते हुए कहा कि रुचि, तुम्हारे पिता मेरे साथ काम करते थे। वो मेरे ड्राइवर नहीं थे, बल्कि मेरे लिए साए जैसे थे। मैं जब दुबई में पहली बार अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया, तो एक ही इंसान था जिसे मुझ पर पूरा भरोसा दिखा। वो थे तुम्हारे पिताजी। मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि रुचि के पिता का इतना असर था और याद में उनके इतने करीब था। हमें क्या पता था। रोहन ने कहा कि वो सिर्फ मेरे कंपनी के ड्राइवर नहीं थे, बल्कि मेरे पिता जैसा मुकाम रखते थे। जिंदगी के हर जरूरी फैसले से पहले मैं उनकी एडवाइस लेता था, और वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि रोहन, अपनी इज्जत और किसी की बेटी की इज्जत दोनों पर समझौता मत करना। मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। माँ ने धीरे से सर झुका दिया था। शायद यादें फिर से ताज़ा हो गई थी। रोहन ने बताया कि एक दिन अचानक तुम्हारे पिता काम पर नहीं आए। ऑफिस में भी कोई खबर नहीं आई। मैंने खुद फ़ोन किया, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। 3 दिन के बाद पता चला कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। वजह नहीं बताई। मैं हैरान था, ऐसे कैसे वो जा सकते थे। एक गवाह जो अभी तक वहां खामोश खड़ा हुआ था, कहने लगा, फिर तुम्हें रुचि के बारे में कैसे पता चला रोहन? रोहन ने कहा कि मैंने उनका पता ढूंढने की कोशिश की। पुराने स्लिप में सरकारी कागज सब कुछ छान मारे थे, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। फिर मैंने प्राइवेट बंदे रखे जो रुचि के पिता का पता लगा सकें। कुछ दिनों तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन मेरे एक आदमी ने बताया कि शहर के इस मोहल्ले में उनकी 2 बेटियां और पत्नी रहती हैं। फिर मैं भिखारी के भेस में यहाँ आया था, क्योंकि मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही मैंने अपने आदमियों से कहकर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, और मेरे आदमियों ने मुझे बता दिया था कि यहाँ तुम लोगों के साथ क्या-क्या हो रहा है। दूसरी तरफ मेरे जितेंद्र के लंदन वाले भाई से बात हो गई थी, और उनसे मैंने घर खरीदने की डील कर ली थी। कल तक कागजात मेरे नाम हो चुके थे, मगर ये बात जितेंद्र को नहीं पता। जितेंद्र अब दूर खड़ा हो गया था। वो सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब वो घमंड बाकी नहीं रहा था जो कि हुआ करता था। रोहन ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा कि आंटी, आपके पति का एक अधूरा कर मुझ पर था। उन्होंने मेरी जिंदगी संवार दी थी। आज टाइम आया था कि मैं उनकी बेटी की जिंदगी संवार सकूं। माँ ने मुश्किल से अपने मुंह से शब्द निकाले थे और कहने लगी कि बेटा, तुमने तो हमें नई जिंदगी दे दी। मैंने एक लम्हे के लिए सबके सामने बोलना जरूरी समझा था और कहा था कि हम मजबूर थे। हमने किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि हर बार दरवाज़ा बंद हुआ। जितेंद्र अंकल ने हमारी मजबूरी को अपना हक समझा, और मैं शादी के लिए राज़ी ना होते हुए भी शादी के लिए तैयार थी, सिर्फ इसलिए कि छत सलामत रहेगी। मोहल्ले के वो लोग जो कभी हम पर हंसते थे, आज खामोश खड़े हुए थे। रोहन ने सबकी नज़रों में देखा और कहा कि किसी की मजबूरी को अपनी ताकत समझना जुल्म है। आज अगर मैं इस टाइम पर नहीं आता, तो एक और बेटी कुर्बान हो जाती। मैंने आगे बढ़कर फिर कहा कि क्या होना है? ये शादी होनी है। मैंने पहली बार कहा और सर उठाकर माँ की तरफ देखा। मैंने कहा, माँ, अब मैं तैयार हूँ, लेकिन दिल से। मेरी मर्जी के साथ मंदिर में रोहन और मेरी शादी हो गई थी। अब मेरे ऊपर कोई जवाब नहीं था। मंदिर में मेरे साथ इंसाफ हुआ था। भगवान जी ने मेरी मदद की थी। आज मैं अपने फैसले की मालिक बन चुकी थी। शादी संपन्न हुई थी, और आसपास के खड़े सारे लोगों ने तालियां बजाई थी। मेरी बहन करीब आकर खड़ी हो गई थी, और माँ ने सर पर हाथ रखा था। जितेंद्र कुछ नहीं कर सकता था। दरवाजे से लगा खड़ा रह गया था। उसकी नजरें झुकी हुई थी। अब वो कोई ताकतवर मकान मालिक नहीं था, बल्कि एक हारे हुए किराएदार की तरह लग रहा था। रोहन ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा कि याद रखो, कमजोर की खामोशी उसकी बेबसी नहीं होती। कभी कभी खामोशी भी बड़ा तूफान ले आती है। जितेंद्र कुछ कहे बिना ही वापस पलट गया था, और शायद हमेशा के लिए उस मोहल्ले से निकल गया था। रोहन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि चलो, वो घर जिसमें तुम रहती थी, वो अब तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का है, लेकिन तुम्हारा घर वो है जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। अब हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। रोहन मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर चला गया था। मेरी बहन पहली बार इतनी खुश लग रही थी। रोहन ने मेरे साथ साथ मीनल और माँ को भी ले लिया था। मीनल खिड़की से खुशी खुशी झांक रही थी, जैसे नई दुनिया देख रही हो। वो मुझे अपने साथ एक बड़े से बंगले में लेकर चला गया था। मैं जब वहां दाखिल हुई, तो ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। साफ सुथरा आंगन, महंगा फर्नीचर, खूबसूरत दीवारें, और हर एक चीज ढंग से रखी हुई थी। घर अंदर से चमक रहा था। रोहन ने हमें घर दिखाते हुए कहा कि ये घर हम सबका है, लेकिन रुचि, तुम्हारा कमरा साफ है। मैं हैरानी से उस कमरे में दाखिल हुई।
कोई सिंपल और सजावट से भरपूर कोने में किताबों का एक शेल्फ रखा हुआ था। खिड़की के पास एक आरामदायक कुर्सी थी और दीवारों पर लगी हुई फोटो जिसमें सूरज निकलते समय समुद्र से रोशनी फूटती है। मैंने कहा, रोहन, आपने ये तस्वीर क्यों लगाई है? तो उसने कहा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भी एक नई रोशनी की शुरुआत है। माँ को ऊपर वाले हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके साथ मीनल भी थी। वो इतनी ऊंची जगह पर नहीं रही थी। वो बस बार बार कहती थी कि बेटी, इतनी इज्जत हमें नसीब कैसे हुई। रोहन तो हमारे लिए एक मसीहा बनकर आया। ये ऊपर वाले का इंसाफ है। देर से आता है मगर पूरा होता है। कुछ दिन बाद रोहन ने मुझे अपने ऑफिस का विजिट करवाया। वहाँ की टीम पहले ही मेरे बारे में जान चुकी थी। सबने बड़ी इज्जत से मेरा स्वागत किया और एक कॉन्फ्रेंस रूम में मुझे बिठा दिया गया। रोहन ने कहा कि रुचि, तुम जैसी लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं जहाँ वो आवाज उठा सके। मैं चाहता हूँ तुम एक एनजीओ बनाओ तुम्हारे नाम से। वहाँ सोच तुम्हारी होगी, फंड्स मेरे होंगे। मैंने कुछ लम्हे सोचा और कहा कि हम उसका नाम क्या रखेंगे। उसने कहा, तुम अपने नाम पर रख लेना, तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा, नहीं, मैं उसका नाम छाया रखूंगी, क्योंकि जो बेसहारा हैं उनके लिए हम छाया बनेंगे। हमने काम शुरू कर दिया था, उन लड़कियों की मदद करना जो घर में फाइनेंशियल दबाव और सामाजिक दबाव की वजह से शिक्षा छोड़ चुकी होती हैं। 2 महीने में ही 3 केसेस सामने आए थे, जिनमें हमने न सिर्फ फीस जमा की थी बल्कि उनके घर का खर्च भी उठाया था। एक दिन एक औरत मेरे ऑफिस में आई और कहने लगी कि मैडम, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी उस गली का मजाक बने जैसा तुम्हें बनाया गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब अकेली नहीं हो, तुम्हें सहारा मिलेगा। हमने उन्हें पूरा सहारा दिया था। लोगों की मदद करते करते मेरे अंदर एक हौसला बन गया था। मेरा पति मुझे बहुत इज्जत दिया करता था। एक दिन मैं और माँ दरवाजे पर खड़े हुए थे जब मैंने माँ से कहा, माँ, आपको याद है वो दिन जब हम दरवाजा बंद करके रोते थे? माँ ने कहा कि हाँ, ये तो सब्र है बेटी, लेकिन मैं ऊपर वाले की बहुत आभारी हूँ कि आज हम दरवाजा खोलकर किसी को उम्मीद देते हैं। मीनल वापस स्कूल जा चुकी थी। वो रोज नई बातें बताया करती थी, रोज नई बातें सीख कर आया करती थी और रात को मेरे पास बैठकर बोलती थी कि दीदी, मैं भी बड़ी होकर छाया में काम करूंगी। मैं मुस्कुराकर कहती थी कि तुम रोशनी बनोगी जिससे दूसरों को छाया मिलेगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरे दिल में एक प्रार्थना हमेशा जिंदा रही कि कोई और रुचि किसी और जितेंद्र के हाथों मजबूर न हो, कि किसी और की बेटी के दरवाजे पर कोई मर्द आकर कहे कि मुझसे शादी कर लो। ये कहानी हमें सिखाती है कि मजबूरी कोई जुर्म नहीं, लेकिन खामोशी में रहना कभी कभी जुल्म को ताकतवर बना देता है। सब्र हमेशा बर्बाद नहीं जाता। वक्त के साथ ऊपर वाला इंसाफ जरूर कर देता है। हर बेटी चाहे कितनी ही कमजोर हालत में हो, अगर उसे शिक्षा और कॉन्फिडेंस और सहारा मिले तो वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकती है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकती है। असली ताकत पैसे में नहीं होती बल्कि नियत, इज्जत और इंसानियत में होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।